नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं। इन चेहरे को देखिए, ऐसे और भी कुछ चेहरे बन गए हैं जो हिंदुस्तान के सेना के चेहरे को, भूमिका को, विश्वास को मलिन करने पर तुटे हैं। दुनिया में, जीवन में और समाज में कुछ ऐसी भूमिकाएं, ऐसे स्थान और ऐसी घटनाएं होती है जिन पर विश्वास ही किया जाता है, उसका प्रूफ नहीं मांगा जाता। मैं सेना पर विश्वास करने वाले, सर्जिकल स्ट्राइक के प्रूफ मांगने वाले लोगों को, नेताओं को और पार्टियों को पूछता हूं कि क्या उन्होंने अपने पिता का नाम लगाने के पहले मां से कोई डीएनए सर्टिफिकेट लिया था या कोई वीडियो मांगा। भारतीय सेना के विश्वास को धूमिल करने का काम करने वाले को हिंदुस्तान कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए जिस भी कठोर शब्दों की जरूरत होगी, हम उसकी भर्त्सना करेंगे। आइए आप भी कॉल करके अपनी प्रतिक्रिया दें। इसके पहले हम जरा मुद्दे को विस्तार से देखते हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। फिल्म अमर प्रेम का ये गाना भारतीय नेताओं पर सटीक बैठता है। नेता किसी घटना, बयान या भाषण पर बोलने से पहले ये सोचता है कि जो हुआ उसका फायदा किसे होगा। अगर फायदा अपने विरोधी को होता दिखे तो नेता किसी भी हद तक जा सकता है। इस मामले में अब तक फौज को अपवाद माना जाता था, लेकिन अब नहीं। ये नरेंद्र मोदी का सत्ता काल है। ये सोशल मीडिया में सूचनाओं के विस्फोट का युग है। यहां कुछ भी अपवाद नहीं है। बड़ी से बड़ी घटना लोगों की सोच बदल पाएगी, इसमें शक है। हालत यह है कि लोग मोदी विरोध में देश विरोध तक जाने को भी तैयार हैं। मोदी विरोध करने के लिए सेना का भी विरोध करने में कोई गुरेज नहीं है। जी हां, अब नेता फौज और देश विरोध दोनों पर उतर आए। केजरीवाल फौज से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी को सेना के जवानों का दलाल बोल रहे हैं। जो बात पाकिस्तान कह रहा है, वही आज हमारे कुछ नेता बोल रहे हैं। इन नेताओं को यह भी नहीं पता कि इनके बयान हमारी फौज को कमजोर कर रहे हैं, हमारी फौज की वीरता पर सवाल उठा रहे हैं। फौज के मनोबल को तोड़ने की साजिश हो रही है। एक फौजी की शहादत और वीरता का मजाक बनाया जा रहा है। किसी भी देश में ऐसा उदाहरण नहीं जहां नेताओं ने फौज से पूछा हो कि आपने दुश्मन के छक्के छुड़ाए, इसके हमें सबूत दो। अमेरिका की सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक में लादेन को मारा, किसी ने सेना से सबूत नहीं मांगे। हर नेता जवानों की तारीफ कर रहा था, किसी ने भी जवानों की बहादुरी पर सवाल नहीं उठाए। लेकिन हमारे यहां विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी का नेता ही सेना की कार्रवाई पर सवाल उठा रहा है। सेना से आतंकियों के मारे जाने के सबूत मांग रहा है। वहीं केजरीवाल जैसा नेता तो पाकिस्तान में ट्रेंड कर रहा है। पाकिस्तानी केजरीवाल की तारीफ कर रहे हैं क्योंकि केजरीवाल ने हमारी सेना की कार्रवाई पर सवाल उठाए। ऐसे में पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर केजरीवाल की तारीफ हो रही है। कहा जा रहा है कि केजरीवाल जैसे तथाकथित ईमानदार नेता को भी भारतीय फौज पर विश्वास नहीं है। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं। क्या हमारी सेना ने पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक किया है? जी नहीं, हमारी सेना पहले भी दुश्मनों को ऐसे ही मुंह तोड़ जवाब देती रही। लेकिन पहली बार देश के कुछ नेता देश विरोध के साथ फौज विरोध तक उतर आए। तो क्या सरकार को सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत देने चाहिए? क्या सेना अपनी कार्रवाई की रणनीति को दुनिया को बता दे? कैसे हमारे जवानों ने दुश्मन को नेस्तनाबूद किया? कैसे हमारे जवान बिना किसी खरोच के दुश्मन के अड्डों को तबाह करके वापस आ गए? क्या उस सारी रणनीति को दुनिया को बता दें? अगर फौज ने वीडियो जारी कर दिया तो क्या हमारे जवानों की सुरक्षा खतरे में नहीं पड़ जाएगी? क्या दुश्मन हमारी फौज की रणनीति से वाकिफ नहीं हो जाएगा? क्या दुश्मन को नेस्तनाबूद करने में फिर हमारी फौज विफल नहीं हो सकती है? जैसे मुंबई हमले के वक्त सारा मीडिया कमांडो कार्रवाई को लाइव कर रहा था, क्या इससे आतंकियों को नेस्तनाबूद करने में हमारे सैनिकों को परेशानी नहीं हुई थी? आतंकी लाइव कवरेज देखकर हर बार अपनी पोजीशन चेंज कर रहे थे। कमांडो को परेशानी हो रही थी आतंकियों को मारने में। तब भी सारे मीडिया को सरकार ने लाइव कवरेज बंद करने को क्या नहीं कहा था? ऐसे में क्यों हमारी सेना सर्जिकल स्ट्राइक की वीडियो जारी करे?
राजनीतिक फायदा उठाने के लिए आज के ढोंगी नेता तो किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसे नेताओं को सेना को जवाब देने की जरूरत है। हम आपको कुछ बयान दिखाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर में जिन्होंने अपना खून दिया है, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उनके खून के पीछे आप छुपे हुए हो, उनकी आप दलाली कर रहे हो। यह बिल्कुल गलत है। मेरी प्रधानमंत्री जी से अपील है कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने और सेना ने और सब ने मिलके जमीन के ऊपर पाकिस्तान को मजा चखाया है, ऐसे ही ये जो पाकिस्तान को झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है, इसको भी बेनकाब करें। ये जो पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भारत को झूठा बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, इसको भी बेनकाब करें। कि जो भी सर्जिकल स्ट्राइक का दावा सरकार कर रही है वो सही है या गलत है, मुझे नहीं, मेरे हिसाब से तो फेक लग रहा है। और वो तब तक फेक लगेगा जब तक भारत सरकार अपनी तरफ से सबूत नहीं देती कि हां सचमुच इस प्रकार का कोई सैनिक अभियान हुआ था पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए। अपनी आर्मी की विश्वसनीयता को सुरक्षित रखने के लिए इन्हें गलत साबित करने के लिए जो भी कर सकते हैं करना चाहिए। जो भी तथ्य और साक्ष्य हमारे पास हों उनको सरकार के अनुमान के अनुरूप और राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में आकलन करके सार्वजनिक कर देना चाहिए। तो यह सब कुछ जो पिछले कुछ दिनों से आप तमाशा देख रहे हैं, इस तमाशा के तंबू का खंभा अब हिलाना होगा, क्योंकि हिंदुस्तान ये बातें सहन नहीं कर रहा है। सोशल मीडिया से लेकर प्रत्यक्ष जमीन पर लोगों की प्रतिक्रियाओं ने यह साबित किया है कि आवाज उठना जरूरी है। हमारे साथ दो विशेष अतिथि जुड़े हैं, मैं दोनों का स्वागत करता हूं। हमारे साथ बीडी मिश्रा जी है, हमारे साथ कर्नल टीपीएस त्यागी है। दोनों के साथ साथ बड़ी संख्या में अब अपने घरों से इस कार्यक्रम में जो जुड़े हैं, आपका भी मैं स्वागत करता हूं। स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर स्काइप के आईडी पर कॉल करके आप अपने प्रतिक्रिया को हम तक पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले चलते बीडी मिश्रा जी के पास। बीडी मिश्रा जी, मैं ये समझता हूँ कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और जो भी कार्रवाई हो रही है, जो भी ये मांगा जा रहा है सबूत, इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि वास्तविकता जानने का, और दूसरा पहलू यह है कि सवाल उठाने का। मेरे ख्याल से यह वास्तविकता जानने का किसी को इरादा नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, हम लोगों ने किया हुआ है। और जिस तरीके से जो डीजीएमओ हैं हमारे, ये 2 बार अभी मीडिया पर आए हैं। पहला जब म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक की हुई थी इन लोगों ने, और भीतर जाके म्यांमार के बॉर्डर के, और वहाँ पर नागा होस्टाइल्स को मारा था तब, और दूसरी बार ये आए हैं। तो इनके दिमाग में कोई शक नहीं है, लेकिन ये पाकिस्तान के इशारे पर शायद नाच रहे हैं। हो सकता है इनका कोई वेस्टर्न इंटरेस्ट हो पाकिस्तान के साथ, हो सकता है कुछ और हो, क्योंकि जब कोई आदमी पाकिस्तान से जाके यह कह सकता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को प्लीज़ हटाइए, तो यह भी हो सकता है कि उसके लिए यह कुछ इस तरीके से ही करना चाहते हैं और सबूत मांगना चाहते हैं। लेकिन मैं कहना यह चाहता हूँ कि यह किस हद तक जाएगा। चौहानके साहब अगली बार ये कहेंगे राइट टू इंफॉर्मेशन में, और राइट टू इंफॉर्मेशन में, और राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच में, या हम कुछ भी कहने में, तो ये कहेंगे कि जो डीजीएमओ के पास पूरे ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शन हैं, पूरे ऑपरेशनल ऑर्डर हैं, इसको ये सार्वजनिक करें, क्योंकि हमको भरोसा नहीं है कि ये क्या करेंगे, आर्मी क्या कर देगी, हमारे देश का हित खराब कर देगी। तो ये कहेंगे कि सबसे पहले प्रेस को और मीडिया को और पॉलिटिकल पार्टीज को एक उसकी कॉपी दें कि भाई हमारा ये ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन है, हमारा ये ऑपरेशनल ऑर्डर है। तो ये किसी हद तक जा सकते हैं, किसी हद तक जा सकते हैं। अगर वीडियो फुटेज भी देंगे तो ये कह सकते हैं कि रिकंस्ट्रक्टेड है, जिसको भरोसा रखना नहीं है। जो सोया है उसको तो जगाया जा सकता है, लेकिन सोने का नाटक करने वाले को जगाया नहीं जा सकता। इन लोगों के इरादे बताते हैं कि घटना कुछ भी हो, इनकी लाइन साफ है। त्यागी जी, मैं कहता हूं कि जो देश के नहीं होते वो जयचंद होते हैं, और जयचंदों का पता लग चुका है।
और एक प्रश्न कि क्या पाकिस्तान में स्लीपिंग सेल्स हैं? क्या पाकिस्तान में स्लीपिंग सेल्स के हिमायती हैं? क्या पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में किसी स्टूडेंट ने खड़े होकर ये कहा है कि पाकिस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह? लेकिन ये बातें हिंदुस्तान में हुई हैं और हिंदुस्तान में जो करने वाले हैं वो वही लोग हैं जिनके नाम अब आप बता रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब जयचिंद होने का इनके ऊपर पूरी तरह से लेबल लग चुका है तो अब देर किस बात की है? अब इसके ऊपर एक्शन ले और सरकार जो ले वो तो अलग की बात है। चूंकि इन्होंने फौज का अपमान किया है, लिहाजा हम पूर्व सैनिक और मैं राष्ट्रीय सैनिक संस्था का नेतृत्व करता हूं, हम इन लोगों का सड़क पर सार्वजनिक स्थानों पर बहिष्कार करेंगे ताकि जनता बहिष्कार करे तो इन्हें समझ में आ जाए कि आज के बाद ये जुबान नहीं खोलेंगे। बिल्कुल। हमारे साथ कई कॉलर भी जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ जी, क्या कहना है आपको? हाँ जी, कहना मैं जो बोल दे ना मीडिया से जे लीडर है साढ़े देश दे, इन्हों अपनी कुर्सी ना मतलब है, इन्हों देश ना कोई मतलब नहीं है। ये सारे अपनी कुर्सी के लिए जो मर्जी बकते रहेंगे। अपनी सत्ता के लिए जब खो गए इनकी सत्ता तो बेखौफ हो गए। अब इनको पता ही नहीं क्या कहना है। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। जय हिंद। मुझे ये कहना है जी, सेना के हवाई हमले में सबसे पहले यूएसए के CNN और इंग्लैंड के BBC ने झूठा बदनाम किया। इसी तरह पाक आतंकी राहिल शरीफ पेट चीनी पेट GNU के कन्हैया ने सेना के GNU में सेना को GNU के आतंकी अफजलू के पक्ष में नारे लगाने वाले CD को भी बदनाम किया। और 2010 में जो नक्सली हमले में मारे गए थे सेना के, उसकी मौत पर इसने जश्न मनाया था CNU ने। दादी कांड, निर्भया कांड में भारत के पंडितों को बदनाम करने BBC सबसे बड़ा दुश्मन BBC है भारत का। द CNN GNU को बैन कर दो, चीनी USA कंपनी व पाक राहिल शरीफ चीनी पेट दे दो आतंकी एंटिटी रजीश कुमार। हम आपको दिखाते हैं कि ऐसे सबूत मांगना भी कैसे गैर कानूनी है। हमारे यहाँ की घटना। सेना ने दुश्मन के किसी लक्षित टारगेट पर हमला किया, उसमें दुश्मन को भारी नुकसान हुआ। हमारी सेना के जवान बिना किसी परेशानी के दुश्मन को खत्म कर वापस आ गए। तो क्या ऐसे में सेना को सबूत देने की जरूरत है? जी नहीं, सेना से लक्षित हमले के सबूत मांगना अवैध और अनुचित है। प्रख्यात लोक अभियोजक उज्जवल निकम सेना से सबूत मांगने को गैर कानूनी बताते हैं। निकम 26/11 मुंबई हमले के विशेष लोक अभियोजक रहे हैं। निकम ने कहा कि सेना से सबूत मांगना न केवल अवैध है बल्कि अनुचित भी, क्योंकि अगर वीडियो फुटेज या फोटोग्राफ्स के जरिए सबूत का खुलासा होता है तो इससे देश और भारतीय सेना की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। निकम ने बताया, मुंबई हमले के वक्त भी ऐसी स्थिति बनी थी। विशेष अदालत जानना चाहती थी कि कमांडो किस तरह से आतंकियों से लड़े। निकम ने बताया, अदालत ने कहा NSG कमांडो से पूछताछ की जाए कि कैसे वो आतंकियों से निपटे, लेकिन निकम ने कमांडो से पूछताछ करने से मना कर दिया। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार और NSG ने विशेष अदालत के फैसले को मुंबई उच्च न्यायालय में चुनौती दी। न्यायालय ने कहा, आतंकियों से लड़ने के लिए कमांडो ने क्या रणनीति अपनाई, इसका खुलासा जनहित में नहीं किया जा सकता। निकम ने कहा, कानून भी अधिकारियों को भारत द्वारा जम्मू कश्मीर के आतंकियों पर लक्षित हमले के ब्यौरे का खुलासा करने से रोकता है। ऐसे में सरकार और सेना को कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ लोग अपनी तुच्छ राजनीति के लिए देश विरोध पर उतर आए हैं। बीडी मिश्रा जी, ये सब कुछ जब साधारणतः ऐसा नॉलेज अपेक्षित होता है उन नेताओं को जो अपने आप को राष्ट्रीय नेता कहते हैं, किसी पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी होते हैं, प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रखते हैं या फिर कहीं के मुख्यमंत्री होते हैं, ये कोर्ट प्रोसीडिंग है, लेकिन ये नहीं जानते क्या? मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये सब अपना सेल्फिश इंटरेस्ट है। देखिए, भारत स्वतंत्र होने के बाद कितनी जंगें लड़ चुका है,
1947-48 में जब लड़ाई हुई तो एक तरफा जवाहरलाल नेहरू जी ने एक तरफा सीज फायर किया था। जब हमारी फौजें मुजफ्फराबाद पहुंचने वाली थी, उरी तक पहुंच गई थी, उसके बाद कोई भी नहीं कहा कि यह सबूत होना चाहिए कि हम वहां पहुंच सकते हैं। फौज ने उनका हुक्म माना और डिसएडवांटेजेस था, टैक्टिकली, स्ट्रेटजिकली, फील्ड क्राफ्ट वाइज माना। कोई सवाल ऐसा नहीं उठा। 1965 में ऐसा कोई सवाल नहीं आया। जब हम लोगों ने हाजी पीर पास पकड़ा तो किसी ने नहीं कहा कि सेना ने क्या किया। उसके बाद 1962 में जब लड़ाई हुई और जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी का नेतृत्व था और हमारी सेनाओं को बड़ी क्षति हुई थी, उस पर भी किसी ने भी कोई सवाल नहीं उठाया, किसी विरोधी पार्टी ने, कि भाई क्या किया। लेकिन 71 में भी जब लड़ाई हुई तो तमाम विपक्षी पार्टियों ने उनको, इंदिरा जी को दुर्गा कहा कि यह दुर्गा की एक प्रतीक है। 1987 में जब IPKF गई थी श्रीलंका, मैं लीडिंग ब्रिगेड कमांडर था, 1265 कैजुअल्टीज हुई। उस पर भी किसी ने नहीं कहा कि सबूत पेश करो। उसके बाद जब कारगिल हुआ, उसके बाद भी कोई सबूत पेश करने की बात नहीं हुई। लेकिन आज जब यह लग रहा है कि भाई पॉलिटिकल माइलेज किस तरीके से उठाया जाए, तो सबूत की बात है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो 26/11 पर हुआ था, मेजर उन्नी कृष्ण, मैं भी कमांडो था, मैं फोर्स कमांडर था ब्लैक कैट कमांडोज का। मेजर उन्नी कृष्ण नहीं मारा गया होता अगर ये वीडियो रिकॉर्डिंग करके ये लोग लाइव उसको नहीं दिखाते। मेजर उन्नी कृष्ण को ब्लॉक करके आतंकवादियों ने, जब वो वहाँ पर टर्न कर रहे थे, तब मारा था। वो इसी का नतीजा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब कंधार का हाईजैक हुआ था और मैं पहले 1993 में मैंने एक काउंटर हाईजैक ऑपरेशन किया था, हाईजैकर्स को मारा था और उसका मुझे पूरा ज्ञान था। मुझे बरखा दत्त के चैनल पर बुलाया गया था और बरखा दत्त ने यह कहा कि आप पिछली बार ऑपरेशन किए थे तो कैसे किए थे। मैंने कहा कि ऑपरेशन ऑन है, ये हम नहीं बताएंगे। और हमको कई बार क्वेश्चन किया था, राजदीप सरदेसाई भी वहां थे, और मैंने नहीं बताया कि ये देश के हित में नहीं है। मुझसे किसी ने क्वेश्चन नहीं किया कि भाई ये राइट टू इंफॉर्मेशन है या राइट टू स्पीच है, आप क्यों नहीं बोल रहे हो। उसमें मैं भी अपनी वाहवाही के लिए तमाम बातें बोल सकता था, बिल्कुल, और यह भी कह सकता था कि मैंने क्या तीर मारा। आज जो लोग यह कह रहे हैं कि पिछले बार तीर मारा गया था, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सब बातें तो बड़ी गलत हैं और ये होना ही नहीं चाहिए। और मैं ये भी आपसे बताना चाहूँगा कि ये जितना भी हो रहा है, ये साजिश है। और ये साजिश सिर्फ इसलिए है क्योंकि लीडरशिप ने, आज का जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है पिछले दिन, वो सर्जिकल स्ट्राइक एक डेमोन्स्ट्रेशन है नेशनल विल पावर का, बिल्कुल। और वो नेशनल विल पावर का डेमोन्स्ट्रेशन आज तक इस तरीके से किसी नेता ने नहीं किया था। क्योंकि मैं जानता हूं, पहले प्राइम मिनिस्टर से लेकर के आज तक मैं आर्मी में रहा हूं और मैं जानता हूं कि ऐसा कभी डेमोन्स्ट्रेट नहीं हुआ है। यह शायद सबको राजनीतिक तौर से दे रहा है तकलीफ। और एक मैं और बताना चाहता हूं कि आज मैं भी एक चैनल पर था और एक स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, और जनरल पीएन हून जो कि आर्मी कमांडर थे नॉर्दर्न आर्मी के, जिन्होंने सियाचिन ग्लेशियर को सिक्योर किया था पाकिस्तानियों के आने के पहले, उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने अपनी व्यू बताई। तो जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे उन्होंने कहा कि इनको तो आर्मी में होने का कोई हक ही नहीं है। तो आपकी बात कही जाए तो आर्मी में होने का हक, आपके खिलाफ कहा जाए तो आर्मी में होने का हक नहीं। बहुत अफसोस की बात है। और आर्मी का मोराल मत डाउन करो, ये सब बातें करके आर्मी का मोराल मत डाउन करो, क्योंकि अगर ये आर्मी का मोराल डाउन होगा तो जो लोग ये बक रहे हैं इनको वीसा मिलेगा, पाकिस्तान जाएंगे तो इनका गला काटा जाएगा। बिल्कुल। हालांकि ऐसे मच्छरों के फड़फड़ाने से आर्मी का मनोबल कम नहीं होगा, क्योंकि उनकी प्रेरणा हिंदुस्तान की सीमा की रक्षा है। उनकी प्रेरणा उनके माँ बाप का वो त्याग है जो घर की तमाम समस्याओं के बावजूद उनको सीमा पर भेजता है। हिंदुस्तान के अब तक के लाखों जवानों की शहादत उनकी प्रेरणा है। लेकिन फिर भी देश के गद्दार राजनेता अगर ऐसा करेंगे तो सेना पर उसका असर पड़ेगा।
त्यागी जी के पास चलते हैं। त्यागी जी, जिस प्रकार का माहौल हिंदुस्तान में बन रहा था देशभक्ति के प्रति, हालांकि अभी भी बन रहा है, लेकिन ऐसे लोगों ने ऐसे गंदे सवाल को खड़ा करके उस पर कुछ पलीता लगाने का प्रयास तो किया ही है। इन्होंने जो भी प्रयास किया है उसे आप भी समझते हैं, नेता भी समझते हैं, लेकिन देश की जनता भी भली भांति समझती है। सर, मैं इनको सबसे ज़्यादा तकलीफ इस बात की हो रही है कि 2011 में और 2013 में भी ये कहते हैं कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। अब इनको सर्जिकल स्ट्राइक का समझ में नहीं आता है नेताओं को। दरअसल में वो सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, वो हॉट परशूट थे, यानी कि किसी भागते हुए आदमी को पकड़ लेना या नज़दीक में, और किस लेवल पे थे, प्लाटून के लेवल पे या ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी के लेवल पे, लोकल लेवल पे, और कितने एरिया में थे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर विड्थ में। अब यहाँ पे 250 किलोमीटर की लंबाई में नंबर ऑफ फोर्सेस बाकायदा कोऑर्डिनेशन के साथ जाते हैं। इसरो की तरफ से उस पर नज़र रखी जाती है, जो वहाँ के टारगेट हैं बड़ी रेजोल्यूशन के साथ, उसमें यह तय किया जाता है कि हाँ यहाँ दुश्मन है। एक कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक बाय इंटेलिजेंस एजेंसीज, बाय द आर्मी एट द आर्मी लेवल, नॉट एट द प्लाटून और एट द कंपनी लेवल, वो स्ट्राइक करते हैं और बता के करते हैं। 20 देशों को बताया जाता है और स्ट्राइक होने के तुरंत बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को बताते हैं, हमारे विदेश मिनिस्टर सोनिया गांधी को बताते हैं। इसके बाद में कौन सी कमी रह जाती है? ये जो स्ट्राइक है, ये जो सर्जिकल स्ट्राइक है, इट इज़ फार फार अबव। ये ऐसा समझिए कि जैसे कांग्रेस के टाइम में हुई वो हॉट परशूट है, अगर वो मोल है तो ये हिल है, ऐसी स्ट्राइक हुई है। फिर भी सवाल उठ रहे, कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ जी, जय हिंद जी, नमस्कार। हाँ, ये पाकिस्तानी टुकड़ों पर पलने वाले कुछ देशद्रोही देश के कोने कोने में फैले हुए हैं, जो वहाँ के आकाओं का इशारा मिलते ही बाहर निकल आते हैं और पाकिस्तानी भाषा में भौंकने लगते हैं। बिल्कुल। जब सैनिक बॉर्डर पर शहीद होते हैं तो दिग्विजय सिंह जैसे लोग कुछ नहीं बोलते, बिल्कुल, और प्रशांत भूषण जैसे लोग कुछ नहीं कहते। पर पाकिस्तानी आतंकियों को बचाने के लिए पाकिस्तानी आतंकियों को बचाने के लिए बिल्कुल सब सामने आते हैं, क्योंकि रिमोट पाकिस्तान से चलता है। रिमोट हिंदुस्तान के अंदर के पाकिस्तान का जो वोट बैंक है उसके लालच में चलता है। लेकिन अब पूरा हिंदुस्तान रिमोट दबाएगा, इन लोगों की बातों को जवाब देगा। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप बिंदास बोल देख रहे हो और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए सेना पर अविश्वास की। हमारे देश के सेना के परम कौशल्य से, परम सामर्थ्य से, परम पराक्रम से जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है उस पर सवाल क्यों? हम आपको दिखाते हैं दूसरे देशों में जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो क्या। भारतीय फौज ने सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए आतंकियों को खत्म किया तो देश में कुछ लोग सवाल उठाने लगे, क्योंकि इन्हें सेना पर विश्वास नहीं है। लेकिन ना तो सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक पहली बार किया और इनको अंजाम देती रहती, लेकिन कोई अपनी सेना से सबूत देने की बात नहीं करता। भारत की सेना ने भी सैकड़ों बार सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। पूरी हमले के बाद भी सेना ने एक नहीं 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक की।
एक बार 20 सितंबर और दूसरी बार 27 सितंबर। वहीं अमेरिका की सेनाएं तो अपनी ताकत दिखाने के लिए हमेशा से ये करती रही हैं। इजराइल एक ऐसा देश है जिसकी सेनाओं ने सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए अपने दुश्मनों को खत्म किया। इजराइल ने ऑपरेशन थंडरबोल्ट के जरिए 100 से ज्यादा बंधकों को छुड़ाया। इजराइल से 4000 किलोमीटर दूर जाकर युगांडा में आतंकियों को नेस्तनाबूद किया। यह ऑपरेशन ऐसा था जिसमें इजराइल का हर तंत्र काम कर रहा था। इसे अंजाम देना युद्ध जीतने से भी ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि अपने देश से 4000 किलोमीटर दूर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। इसमें सेना का सिर्फ एक कमांडर शहीद हुआ, जो इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू के भाई थे। इजराइल में किसी ने भी सेना से सवाल नहीं किया। वहीं अमेरिका ने पाकिस्तान में सुरक्षित छिपे दुनिया के सबसे बड़े आतंकी को मारकर ले गया, पाकिस्तान को पता तक नहीं चला। अमेरिका ने इसकी तैयारी काफी दिन तक की। पाकिस्तान की सुरक्षा की पोल तभी खुल गई थी जब पाकिस्तान अमेरिका के हेलीकॉप्टर्स को अपने रडार में नहीं देख पाया। पाकिस्तान ने तब भी नहीं माना था कि कोई पाकिस्तान से लादेन को मार कर ले गया, लेकिन दुनिया ने अमेरिका की सर्जिकल स्ट्राइक पर कभी सवाल नहीं उठाया। वैसे ही आज कोई भी देश पाकिस्तान को छोड़कर भारत की सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल नहीं उठा रहा। बीडी मिश्रा जी के पास चलते हैं। बीडी मिश्रा जी, सामान्यतः किसी भी देश में जब हम इस प्रकार की सर्जिकल स्ट्राइक का स्टडी कर रहे थे, तो दुनिया के किसी भी देश में जहां पर पक्ष विपक्ष में जानी दुश्मनी होती है, वहां पर भी, या जहां पर डिक्टेटरशिप है वहां पर भी कभी भी सवाल नहीं उठे। मैं दो बातें कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि हमारा पाकिस्तान का हमारी जो वार है, दुश्मनी है, ये 69 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। उसके आगे कुछ महीने चल रहे हैं। क्या कभी भी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों ने या उनकी पार्लियामेंट ने, किसी ने कभी भी कहा था, चाहे 1971 की वार हो, कभी भी, कि यहाँ से आतंकवादी कैंप हटाओ, हमको दिक्कत हो रही है और इसलिए दिक्कत हो रही कि कभी भी इंडिया आके मार के जाएगा? यह कभी भी ऐसा स्टेटमेंट हुआ था? कभी भी नहीं हुआ था। और इस पर भी अगर सवाल उठाए जाएं तो यह बहुत ही शर्म की बात है, एक। दूसरा, आपके डीजीएमओ ने, पहले किसी भी डीजीएमओ ने कभी भी टेलीफोन उठा के हॉटलाइन पर पाकिस्तान के डीजीएमओ को नहीं कहा था कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है, आतंकवादियों के कैंप को मारा है, हमारा ये मिशन था, हमारा मिशन कंप्लीट है, हमारे ट्रुप्स वापस आ गए हैं, हमारा ऑपरेशन ओवर है। यह सब कभी नहीं हुआ था। मैं ये कहना चाहता हूं कि जितनी भी, देखिए, जहां तक उसामा बिन लादेन के मारने का सवाल था, पाकिस्तान के जनरल्स को घूस दिया था आंख बंद करने के लिए, मुंह बंद करने के लिए, कान बंद करने के लिए। नहीं तो कैसे हो सकता है अबोटाबाद, जो उनकी एकेडमी के पास है, वहाँ किसी एक समय लाइट पूरी ऑफ होती है, पुलिस स्टेशन से कोई उनका आदमी नहीं निकलता है, बम्बार्डमेंट होता है, कोई भी उनकी पीसीआर की जीप नहीं दौड़ती है, कोई भी बंदा वहाँ जाता नहीं है। इसके माने कि वो लोग तो इस तरीके के गंदे लोग हैं कि अपने वतन के लिए उनके पास कोई भी ईमान नहीं है और अपनी ज़मीन बेच रहे हैं। और उन्होंने पैसे लेके उन्होंने अमेरिकन से कहा कि हाँ, हमको इतने पैसे दे दो, हम जनरल हैं, हम एयर मार्शल हैं, हम पुलिस ऑफिसर हैं, और आप चाहे जो करके चले जाओ, हमारे यहाँ एयर न हो। इसकी शुरुआत ये हो रही है। ये लोग कर क्या रहे हैं? ये जो कह रहे हैं वही बेईमानी की बात यहाँ शुरू करना चाहते हैं। बिल्कुल त्यागी जी। सर, मुझे तो इस पूरे एपिसोड में एक सकारात्मक दृष्टिकोण नजर आ रहा है। वो ये, आप बताइए सुरेश जी कि आपने कभी चीन में आतंकवाद का नाम सुना है क्या? चीन का जो जिंगजियांग क्षेत्र है वो पाकिस्तान से मिला हुआ है, वहां भी ये मुल्ला जाते होंगे, और वहां की मस्जिदों में चीन ने औरतों और समय समय पर नमाज पढ़ने के ऊपर भी पाबंदी लगा दी है, लेकिन इन्होंने क्यों नहीं की, आवाज नहीं की? कारण क्या? कारण ये कि चीन की ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का नाम तो सबने सुना है, लेकिन ग्रीन वॉल ऑफ चाइना का नाम नहीं सुना।
दरअसल में जिस जगह चाइना की ग्रेट वॉल नहीं है, वहाँ उन्होंने अपनी सरहद के ऊपर अपने पूर्व सैनिकों को लगा दिया है। और जहाँ पूर्व सैनिक बड़े देशभक्त होते हैं, जब वो लग गए तो मजाल है कि कोई घुसपैठ हो जाए। अब अगर हिंदुस्तान में इस पंजाब, राजस्थान और कश्मीर के सरहदी इलाकों में पूर्व सैनिकों को बसा दिया जाता तो उनका रिहेबिलिटेशन हो जाता, और मजाल है कि कोई घुसपैठी या कोई ड्रग स्मगलर आ पाता। लेकिन फ़ायदा ये एक नज़र आ रहा है कि अब हमारी निगाह में ये क्लियर कट आ चुका है कि इस देश में जयचंद कौन है, और उन जयचंदों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। जैसे और देशों में स्लीपिंग सेल या आतंकी या आतंकियों के हिमायती पहले हिमायतियों के खिलाफ एक्शन लिया जाता है, तो वो अब इनके खिलाफ भी लिया जाना चाहिए। ये समय इस वक्त पूरा देश मोदी जी के साथ है, देश के साथ है, और खासतौर पे आर्मी के साथ है। बिल्कुल। अब अगर इनका सफाया नहीं किया गया तो बाद में मुश्किल होगा। अब इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, देशद्रोह का मुकदमा कायम किया जाए इन लोगों पे। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये बहुत अच्छा हुआ कि इस बहाने जो आस्तीन के साफ है, जिनको आप जयचंद कह रहे हैं, जिनको मैं मीर जाफर कहता हूं, ऐसे लोग बाहर आए हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो। हाँ, वंदे मातरम सुरेश जी। बोलिए। सर्वप्रथम सबसे पहले मैं राहुल आर्य बोल रहा हूँ अयोध्या से। मैं सर्वप्रथम आपको पहले तो साधुवाद देना चाहता हूँ राष्ट्र विरोध के विरुद्ध सीना तान के खड़े होने के लिए। दूसरा, मेरा एक जो भी यदि आम आदमी पार्टी का कोई भी प्रवक्ता है इस मेरे प्रश्न को सुन रहा है तो ये बता दे कि जलते बिहार, सुलगते आसाम पर भी चुप रहने वाला केजरीवाल अचानक कश्मीर और पीओके जैसे विदेशी मुद्दों में रुचि क्यों लेने लगा। दूसरा, भारत की जनता से मेरा एक प्रश्न है कि वो स्वयं को चाणक्य का वंशज कहने वाले लोग सीधे साधे राष्ट्रद्रोह के इस विषय को देख क्यों नहीं पा रहे और ऐसे विधर्मी को सीधे सीधे इतनी बड़ी कुर्सी क्यों दे देते हैं। और तीसरा प्रश्न मेरा है सामने बैठे दो महामूर्तियों से जिनको मैं प्रणाम करता हूं सेना के, कि इन्होंने लगभग सारी सरकारों के बीच में सेना में कार्य किया है। ऐसा कौन सा बंधन इनके पास था जो ऐसा शौर्यपूर्ण कार्य ये दोनों हमारे जो महामूर्ति हैं ये नहीं कर पाए पिछली सरकारों में। ऐसी कौन सी बेड़ियां थी, जनता और समाज को और देश को बताएं। धन्यवाद। क्या? बिल्कुल, बोलिए। देखिए, ऐसा है कि ये जो ये मैंने पहले ही कहा, 1947 में 14 अगस्त को पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ था, और उसी दिन से उन लोगों ने अपने कबायलियों को लेके और रेगुलर आर्मी को लेके अटैक शुरू कर दिया था और लूटपाट सब शुरू कर दी थी। जितने भी महाराजा हरी सिंह के बटालियन थी, JNK मिलिशिया, उसमें जितने भी इनके डोगरा ऑफिसर्स कमांड में थे उनकी सेना के मुसलमानों ने मार दिया था। और उसके बाद जब 20 अक्टूबर को 1947 में जबकि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ तो 26 अक्टूबर, तो उसके बाद इंडियन आर्मी 27 अक्टूबर को वहाँ गई, और इंडियन आर्मी ने जब इनको ढकेल दिया, उरी तक ले गए, तो जवाहरलाल नेहरू को यह हुआ कि अब सीज फायर करो, क्योंकि उस वक्त लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल थे, और वहाँ पर जो उनके लेफ्टिनेंट, उनके मेजर, उनके जनरल जो थे पाकिस्तान आर्मी कमांडर, वो जनरल मेसर्वी थे, अंग्रेज। यहाँ पर जनरल लोखंड थे, वो भी अंग्रेज। प्रश्न ये था कि उन्होंने कहा तुम दोनों नहीं, यही बता रहा हूँ मैं, क्या हुआ? नहीं, मैं यही बता रहा हूँ कि उसके बाद जब जनरल मेसर्वी और जनरल लोखंड मिलके माउंटबेटन को बता के कि भाई अब तो इंडियन आर्मी ले लेगी पूरा पाकिस्तान, तो ये उन्होंने जब कहा तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा सीज फायर करो। जनरल करेप्पा और जनरल थिमैया ने इसका विरोध किया। उन्होंने एक ग्रुप भेजा यंग ऑफिसर्स का, क्योंकि सोचते थे कि जवाहरलाल नेहरू यंग ऑफिसर से काफ़ी प्रभावित हैं, तो उन्होंने कहा कि सर इस वक्त मत सीज फायर करो, तो उन्होंने उनका मैप बाहर फेंक दिया, मूर्ख कहा और वापस भेज दिया। ये लोग देशभक्त थे, ये उस वक्त इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, ये लोग नेशनलिस्ट थे, और ये सोचते थे कि जवाहरलाल नेहरू इलेक्टेड लीडर हैं
और इसलिए इन लोगों ने उनकी बात मानी और यही हर बार हुआ है, यही हर बार हुआ है। और हम लोगों के मैं IPKF का ब्रिगेड कमांडर था और उस वक्त राजीव गांधी ने वहां पर तमिलियों को हेल्प करने के लिए भेजा था और जब हम लोग वहां गए तो राजीव गांधी ने कहा कि लड़ो इनसे, इन्हीं को मारो। और जब मैं ऑपरेशन कर रहा था, क्योंकि तब ये खून की दलाली नहीं थी, नहीं, जब मैं ऑपरेशन कर रहा था उस वक्त प्रेस आया और यहां पर कैबिनेट का और वहां के एम्बेसडर दीक्षित का यह ऑर्डर आया कि तुम लोग न तो मोटर इस्तेमाल करोगे, न तो फायर करोगे, न तो टैंक चलाओगे, क्योंकि पूरे प्रेस को हमने यह दिखाना है कि हम कोई ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं। यह सब बनावटी चीजें यह सरकार ने थोपी थी। आज मोदी जी ने कहा है कि तुम ऑपरेशन करो, तो इन लोगों ने किया है। क्या मनमोहन ने कहा था कि करो ऑपरेशन? क्या 71 वार में जब हम लोगों ने पूरा पाकिस्तान का ईस्ट विंग खत्म कर दिया था, एक तरफा सीज फायर हुआ था, क्या आर्मी तभी ये सीज फायर नहीं होता? 65 में भी यही हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ 1943 में क्या हुआ, 65 में क्या हुआ, 71 में क्या हुआ, ये लंबी कहानी लेके बैठ गए। उस आदमी ने बड़ा अच्छा सवाल किया। उसने ये कहा कि तुम दोनों यहाँ पे फौजी बैठे हो, बताओ तुमने इस किस्म की सर्जिकल स्ट्राइक पहले क्यों नहीं की? इसका सीधा सीधा जवाब ये है, पहले क्योंकि हमारे जो एक्शंस हैं वो पॉलिटिकल विल से गवर्न होते हैं। पॉलिटिकल विल तो थी नहीं, चलो मान लिया नहीं थी, पॉलिटिकल विल उल्टी डायरेक्शन में थी। मैं 2 उदाहरण देता हूँ। वो उदाहरण ये है कि जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवाद आज से नहीं है, बहुत पहले से है। जब वहाँ फौज ने हुकूमत से ये रिक्वेस्ट की कि हमको संदिग्ध लोगों के घर में बिना सर्च वारंट के तलाशी लेने की इजाज़त दे दी जाए, तो वो इजाज़त देने से मना कर दिया। यानी कि पॉलिटिकल विल लड़ने के लिए तो दिखाई ही नहीं, बल्कि जो लड़ना चाहते हैं उनको भी रोक दिया। हमने कहा अच्छा चलिए कोई बात नहीं, अगर आप घर में बगैर वारंट के हमको घुसने की इजाज़त नहीं देते, हमको कम से कम संदिग्ध लोगों के टेलीफोन टैप करने की इजाज़त दे दें। उसके लिए भी ये कह दिया कि नहीं, ये मानव अधिकार की बात है, वो हम नहीं कर सकते। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि कारगिल युद्ध को करीब 60 से 550 लोगों ने अपना बलिदान दे के जीता और इस युद्ध में, जिसको आतंकी युद्ध कहते हैं, इसमें उन्हीं सरकारों ने हमारे करीब 15,000 लोगों को मरवा दिया। कालर को मैं एक बात और भी बताना चाहता हूं कि मैं 1962 वार में खुद लड़ा हुआ हूं। मैं ऑफिसर था। मैं वीर चक्र प्राप्त हूं। मैं क्या कहना चाहते हैं? जय हिंद, बोलिए। बोलूं? हाँ, नमस्कार सुरेश जी। बोलिए। जी, मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये जो नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल माइलेज लेने तक की बात नहीं है, क्योंकि हम ऐसा जानते हैं कि जो भी हमारे दुश्मन देश होते हैं उनके कई तरह के एजेंट्स हमारे देशों में काम करते हैं। जैसे बॉलीवुड में इनके एजेंट्स हैं, जैसे कि इंटेलेक्चुअल लेवल पे इनके एजेंट्स हैं, उसी तरह से पॉलिटिक्स में भी ISI के एजेंट्स हैं। उनका काम यही होता है कि वो पाकिस्तान का पक्ष रखें, भारत के पक्ष को हल्का करें और इस तरह से भारत इस सारी बातों को और सारा ध्यान दुनिया का इस तरह से पाकिस्तान से हटा के सिर्फ भारत की राजनीति तक सीमित कर दें। और ये एजेंट्स ISI का काम कर रहे हैं भारत में लेकर, ये सिर्फ अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए नहीं कर रहे हैं साहब। बिल्कुल सही कहा आपने कि ऐसे लोगों की वो जांच होनी चाहिए, क्योंकि तमाम देशों में दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसियों के हस्तक होने की बात हमेशा सामने आई है। हम आपको कारण दिखाते हैं कि हम आपको ऐसा क्यों कह रहे हैं। देखिए, सेना से लक्षित हमले के सबूत मांगने अवैध। अगर सेना ने आतंकियों को खत्म करने के लिए कोई लक्षित हमला किया है तो सेना उसके सबूत देने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि कानून भी सेना को अधिकार देती है। कश्मीर में लक्षित हमले को नष्ट करने के लिए सेना के पास अधिकार। संसद ने सेना को जम्मू कश्मीर में आतंकियों के ठिकाने नष्ट करने का अधिकार दे रखा है। ऐसे में सेना किसी को सबूत देने के लिए बाध्य नहीं है। विरोध में नेता देश विरोध पर उतर आए। जो नेता सेना से सबूत मांग रहे हैं वो न सिर्फ सेना का विरोध कर रहे हैं बल्कि देश विरोध भी कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि लोगों की मानसिकता में देश प्रेम सिर्फ दिखावे के लिए है। ये नेता सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं।
देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। सेना लक्षित हमलों को नष्ट करके देश की सुरक्षा करती है, लेकिन कुछ जिम्मेदार पदों पर बैठे नेता सेना को ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं। क्योंकि सेना ने जो कार्रवाई की है उससे इन नेताओं को फायदा मिलता नहीं दिख रहा, तो ये लोग पाकिस्तान परस्तों के वोट लेने के लिए सेना के ही विरोध में उतर आए। सेना सीक्रेट मिशन की जानकारी सार्वजनिक नहीं करती। सभी देशों की सेनाएं देश हित में सीक्रेट मिशन को अंजाम देती हैं। दुश्मनों को खत्म करने के लिए सेना हर वो मिशन करती है जिसकी जरूरत होती है, लेकिन वो कभी मिशन के सबूत नहीं देती। किसी भी देश के नागरिक और नेता अपनी सेना से सबूत नहीं मांगते, लेकिन आज हमारे नेता विरोध में इतने अंधे हो गए कि सेना से सबूत मांग रहे। आपको याद होगा कि जो मिशन अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर लादेन के ऊपर किया था, या इजराइल ने 4000 किलोमीटर दूर जाकर अपने लोगों को छुड़ाने के लिए एयरपोर्ट पर किया था, इनके ऊपर जो फिल्में बनी हैं, उन फिल्मों को बनाने के लिए खास करके जो अभी लादेन को लेकर फिल्म बनी, तो इस कमांडो फोर्स में काम करने वाले एक अधिकारी को उस फिल्म के प्रोड्यूसर ने 1 करोड़ डॉलर, जो हिंदुस्तान की भाषा में कहे तो करीब 65 करोड़ डॉलर ऑफर किए थे एज अ एडवाइजर उस फिल्म में कमांडो ऑपरेशन का शूटिंग ठीक से हो इसके लिए। लेकिन उसने नकार दिया। उसने कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते, बल्कि ऐसे देशों में जहां पर की सेंसरशिप बड़ी आसान होती है, ढीले होती है, वहां पर इतना ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, वहां पर इन फिल्मों का शॉट जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, इसमें क्या न हो यह दिखाया गया है। यह प्रयास किया गया है कि जो आप शॉट अभी देखेंगे, जो कि फिल्म बनी है, पिक्चर बनी है, उसमें 1% भी रियलिटिक जो भी ऑपरेशन लादेन को मारने का हुआ था वो ना दिखे। क्यों ऐसा, जरा वीडियो देखिए, उनके गैजेट देखिए, उसके बाद हम चर्चा करते हैं। आपके स्क्रीन पर ये जो वीडियो दिख रहा है, ये उस फिल्म का है जिसमें एक स्ट्राइक को दिखाया गया है। ये नाइट विजन कैमरों के द्वारा शूटिंग कर रहे हैं, ऐसा दिखाया गया है। ये फिल्म का शॉट है, लेकिन आप अगर किसी भी कमांडो को देखेंगे तो उसकी मूवमेंट से लेके उसके शरीर पर लगे हुए तमाम प्रकार के गैजेट्स आपको दिखाई देंगे। Go back, they will kill you. They will kill you. Go back. Come here. No best. All clear. Oh, fucking shit. मूवमेंट जो हो रही है कमांडो की, उसके तमाम प्रकार की आइडेंटिफिकेशन कैमरे में आ जाती है। चलिए हम आपको बीडी मिश्रा जी के पास लेके चलते हैं। बीडी मिश्रा जी, सामान्यतः ऐसे प्रकार के जो ऑपरेशन किए जाते हैं, जो कि आप कर चुके हैं, इसमें और खास करके इस युग में 2016 में जब हम बात करें तो तमाम ऐसे सीक्रेट इक्विपमेंट भी यूज़ किए जाते हैं जो कि दूसरे देश को पता भी नहीं होते कि किसी ने खरीदे हैं। जिससे खरीदे जाते हैं उसको भी पता नहीं होती कि कौन सी देश की सेना इसको यूज़ करने वाली है। ऐसे में अगर वो वीडियो कैमरे में दिखेंगे तो शत्रु राष्ट्र को उनकी फ्रीक्वेंसी पता चलेगी, किस फ्रीक्वेंसी की इनको ब्लॉक किया जा सकता है। जैसे मोबाइल ब्लॉकर होता है, वैसे कम्युनिकेशन को सुना जा सकता है। तमाम प्रकार की सावधानी शत्रु राष्ट्र ले सकते हैं। ये बड़ा कारण अमेरिका ने 264 कारण उस फिल्म प्रोड्यूसर को बताए थे, जिस कारण उन्होंने फिल्म में रिकंस्ट्रक्शन भी लादेन के स्ट्राइक का नहीं करने दिया था। सुरेश जी, दो बातें हैं। पहली बात तो जो आप कह रहे हैं वो उसी की मैंने भी चर्चा की थी काउंटर हाईजैक ऑपरेशन के लिए।
लेकिन इसके पहले मैं दो बातें, क्योंकि बीच में आपका एक वो आ गया, वो फुटेज आ गया, तो मैं नहीं कंप्लीट कर पाया था। 1962 का ऑपरेशन, उसमें जो भारत की कैजुअल्टीज हुई थी, जो लॉसेस हुए थे, वो लॉसेस इसलिए हुए थे कि पॉलिटिकल लीडरशिप ने इंडियन आर्मी को नहीं तैयार होने दिया था। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सवाल ये भी पूछे जा सकते हैं कि क्या हुआ तब, क्यों आर्मी ने नहीं किया। लेकिन समझना यह पड़ेगा कि आर्मी का प्रिपरेशन, आर्मी की क्षमता, आर्मी को जो हिदायतें होती हैं, ये पॉलिटिकल लीडरशिप से बेस्ड होती हैं, और इसलिए नहीं होता है, एक। और दूसरा मैं ये कहता हूँ कि अगर हमारे देश में इस तरीके का वीडियो दिखाया जाता, चाहे इसमें कमी होती या ना होती, तो जयचंद ये कहते कि अरे देखो ये आर्मी वाले एक औरत को सर्च कर रहे हैं। जयचंद का अकेले का नाम मत बदनाम करिए, वो मीर जाफर का भी नाम लेते जाइए। सही नहीं, जो सबसे ज्यादा गंदा था उसका नाम लेना चाहिए ना, वो जयचंद से ज्यादा मीर जाफर। बिल्कुल सही बात है। और मैं ये कह रहा हूं कि उनका तो दो ही तादाद था, यहां तो आप दर्जनों में लोग हैं, दर्जनों में लोग हैं, बल्कि आप तो सैकड़ों में हैं। बिल्कुल बिल्कुल सैकड़ों में हैं। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि जिसमें इक्विपमेंट तो आप जेम्स बुक से निकाल लें, आपके नाइट विजन डिवाइसेस आप कहीं से निकाल लें, लेकिन जो फाइन फुटवर्क टैक्टिक्स, उसके लिए ड्रिल लोगों ने 10 दिन तक किया कि हम ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। वो जो एक टैक्टिक्स वहां पर कमांडर ने खुद अपने आप एक इजाद की, वो टैक्टिक्स नायाब है, वो टैक्टिक्स उस दिन के लिए है, और वो टैक्टिक्स इसी सिचुएशन के लिए है। अगर आप इसको दिखा देंगे तो ये लोग अगली बार शायद करने जाएंगे तो इनके लिए एम्बुश होगा, इनके लिए ट्रैप होगा। ये लोग पूछ क्या रहे हैं, ये जानते नहीं हैं, न तो देश के हित को जानते हैं, न तो सेना के हित को जानते हैं, न ये जानते हैं कि देश को इस वक्त क्या करना चाहिए, और न तो इसको सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। चलिए हमारे साथ त्यागी जी भी। त्यागी जी, कार्यक्रम के आखिर में इस देश की जनता को क्या कहेंगे, खास करके ऐसे बदमाश नेताओं के बयान जवा रहे हैं? इस देश की जनता को सीधा सीधा कहा जा सकता है कि आप समझ रहे हैं इस वक्त कौन लोग हैं जो देश के खिलाफ हैं, जिन्हें आप जयचंद या मीर जाफिर कहते हैं। क्या आवश्यकता है कि उनकी सभा में जाएं? क्या आवश्यकता है कि उनके चारों तरफ घूमें कि वो किसी तरह से मेरे को देख लें और कुत्ते की तरह से घूमते रहे उनके सामने प्लेट लेके? इनका बहिष्कार किया जाए, इनका सड़क पे बहिष्कार किया जाए, और इनका ही नहीं, जो इनके चेले चपाटे और चमचे हैं उनका बहिष्कार किया जाए। और देश की जनता को मैं एक छोटा सा मैसेज ये देना चाहता हूँ, और ये प्रेरणा मुझे आप ही के चैनल से मिली है कि एक समय आ गया है कि प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट एक ऑर्डिनेंस जारी करें कि अब इस हिंदुस्तान में हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सार्वजनिक स्थानों पर उसको गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, ये नहीं, अनिवार्य स्तर पर जय हिंद बोलना होगा और जय हिंद ही बुलवाना होगा। बस एक ही शब्द से देश का इंटीग्रेशन और आगे आने वाली देशभक्ति प्रफुल्लित हो जाएगी। बिल्कुल, धन्यवाद। मैं दोनों का आभारी हूँ, तमाम कॉलर का भी आभारी हूँ। मित्रों, मैं हमेशा कहता हूँ कि सामान्य समय और युद्ध का समय अलग होता है। जब सामान्य समय में आपको कई प्रकार की आज़ादियाँ हो सकती है, लेकिन युद्ध के समय में आपके विशेषाधिकार छीने भी जाते हैं, छोड़ने भी पड़ते हैं। हो सकता है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से आपको सरकार के खिलाफ बोलने के अधिकार सामान्य दिनों में हो, लेकिन जब युद्ध का समय होता है तो कंधे से कंधा लगाकर किसी भी दल की सरकार क्यों ना हो, उसके साथ खड़े होना होता है। वोटों की लालच में लाल टपकाकर देश के खिलाफ बोलने का पाप करने वाले को हिंदुस्तान कभी माफ नहीं करेगा। यह आज के शो ने दिखा दिया है। लेकिन क्या यह अंतिम स्थिति है? नहीं। हो सकता है कि इसके बाद ये लोगों का हौसला और भी बढ़े, क्योंकि अभी भी केवल हम बातों से ही इनको जवाब दे रहे हैं, क्योंकि ये लातों की भूत है। लेकिन फिर भी आने वाले दिनों में कम से कम ऐसा दोबारा ना हो, इसके लिए आप लोगों का ये यलगार निश्चित तौर पर काम आएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।